नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। अब तो लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, नतीजे आ गए हैं। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है और केवल शपथ नहीं ली है, एक विदेश दौरा भी कराए हैं। G7 समिट में भाग लेकर के वापस दिल्ली पधार चुके हैं। लेकिन ये कांग्रेस, राहुल गांधी और इन सब का अभी प्रचार खत्म नहीं हुआ है। केरल में थे और केरल में उन्होंने किस तरह की बातें की हैं, वही एक लाल कलर की संविधान की एक कॉपी लेकर के लहराते हैं और फिर कुछ भी शुरू हो जाते हैं। लोगों को भड़काने का काम करते हुए घूम रहे हैं। जिस केरोसिन की बात ये विदेशों में करके आए थे कि पूरे देश में केरोसिन छिड़की हुई है, बस दिया सलाई जलाने की, लगाने की जरूरत है, ये बात तो करते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की। लेकिन इनका हर बयान आप देख लीजिए, लोगों को भड़काने वाला है, उकसाने वाला है और बांटने वाला है, समाज को भी और देश को भी बांटने वाला है। तो आज हम इस पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि ये जो झूठ की राजनीति है, आप एक हाथ में संविधान की कॉपी लेते हैं और अपनी जबान से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, अगर इस बार ये आ गए तो आगे से फिर चुनाव ही नहीं होंगे, तमाम तरह की बातें और एक के बाद एक भड़काऊ बातें। जीएसटी पर, विमुद्रीकरण पर, हर मामले पर तो झूठ बोले हैं, सीएए पर भी झूठ बोले हैं। तो ये झूठ की राजनीति कब तक चलेगी और इसको रोकने का उपाय आखिर क्या है? और अगर सरकार के स्तर पर नहीं चीजें रुक पा रही हैं, तो इसका काउंटर क्या है और क्या काउंटर किया जा रहा है? तो इस पर और कुछ दूसरे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। अनुपम जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनुपम जी, एक वीडियो सुन लेते हैं जो केरल से है, राहुल गांधी का, और इसमें इन्होंने फिर बहुत बेहूदी, बेतुकी और हास्यास्पद बातें की हैं। सुनते हैं। This was gone, then somebody can come to Kerala and say, we do not want you to speak Malayalam. We do not want you to have dosa for breakfast. The Prime Minister and Mr. Amit Shah, who said no, if we want the people of Kerala to speak Hindi, then the people of Kerala will speak Hindi. If we want the Tamils to not to speak Tamil, then the people of Tamil Nadu will not speak Tamil. If we want Onam to be celebrated, then only Onam will be celebrated. And we will decide whether Kathakali is danced in Kerala or some other dance. अनुपम जी, ये जो लगातार लोगों को भड़काने, उकसाने और आग लगाने की कार्रवाइयां चल रही हैं, एक तो इसके पीछे का इनका मकसद क्या है, मोटो क्या है? क्योंकि केरल में भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक सीट जीत ली है। तमिलनाडु में भले ही ना जीती हों, लेकिन तमिलनाडु में भी उसका वोटर परसेंटेज जो है वो काफी बढ़ा है। तो इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है वहां भी। देखिए साहब, ऐसा है कि राहुल गांधी करें क्या। वो बहुत समय से लगातार चर्चा में है। पहली यात्रा की, दूसरी यात्रा की, लगातार चुनाव हो रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं।
फिर लोकसभा में आपने उनको देख लिया, फिर वो 2 जगह से चुनाव भी लड़ गए, तमाम वादे उन्होंने कर डाले, और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बाद आज बिहार में बड़ी संख्या में महिलाएं अपना 1 लाख रुपया मांगने पहुंची थी, और कई लोग तो बैंक में अकाउंट खुलवाने गई थी, और उनको वहां से हटाने पे भी वो हट नहीं रही थी। अब ये जो आपने उटपटांग वादे शुरू किए ना, तब आपको अगली बार जब वादा करने जाएंगे तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। इतना ज्यादा इस बात का वो हो गया है। तो अब वो करें क्या? वो लगातार मीडिया में छाए रहते हैं। अब उनके पास करने का कुछ है नहीं। देखिए, 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया था ओंकार जी, आज 15 तारीख है, धीरे धीरे 2 हफ्ते हो रहे हैं। अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि इन्हें नेता विपक्ष का पद चाहिए कि नहीं चाहिए। नेता विपक्ष के लिए जो हमारी 1952 में पहली लोकसभा बैठी थी, तो उसी समय कांग्रेस ने इसको तय किया था कि साथ उस समय सीपीआई के 16 सांसद थे, तो उन्होंने कहा साहब 16 सांसद नेता विपक्ष नहीं किया जा सकता, और इसको तय कर देते हैं कि जिसके मिनिमम 10% यानी 54 सीट आएंगी उनको दिया जाएगा नेता विपक्ष, वरना हर पार्टी मांगने लगेगी नेता विपक्ष, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो 54 पद या फिर जो लार्जेस्ट बॉडी होगी, लेकिन उसके लिए मिनिमम 54 कर दिया, क्योंकि उसमें सीपीआई 16 सांसदों पर नेता विपक्ष का पद मांग रही थी। तो कांग्रेस का बनाया रूल है जो 1952 से हमारी पहली लोकसभा से चला रहा है। तो साथ आखिरी नेता विपक्ष पार्लियामेंट में जिसका नाम दर्ज है, वो 2009 से 14 तक सुषमा स्वराज का दर्ज है, और 14 से लेके 24 तक 10 साल कांग्रेस कभी 54 सीट ही नहीं पाई, बात ही खत्म हो गई। और 52 एक बार 44, तो कोई बन ही नहीं पाया, और 14 सीट कोई लाया नहीं। तो अब जब उनको पहली बार मौका मिला है 10 साल बाद, तो कह रहे हैं सोच के बताएंगे। 2 हफ्ता हो गया, अभी सोच रहे हैं। मुझे पूछो साहब कहाँ से रिजाइन करेंगे? सोच के बताएंगे। वायनाड से छोड़ेंगे कि रायबरेली से छोड़ेंगे? सोच के बताएंगे। आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे खुद सोचना है, और मेरे पास नरेंद्र मोदी की तरह भगवान की इशारा नहीं आता। चलो मान लिया था भगवान का इशारा नहीं आता, लेकिन तुम्हें खुद सोचने के लिए कितना टाइम चाहिए भाई? हाँ, तो तुम ये नहीं तय कर पा रहे हो कि कहाँ से इस्तीफा देना है। तुम ये नहीं तय कर पा रहे हो कि वो नेता विपक्ष का पद जिसके लिए 10 साल तुमने सीना पीटा, छाती पीटी, हाहाकार किया, जब अब वो मिल रहा है उसे लेना है या नहीं लेना है, करें क्या? अब सवाल ये कि अभी तुरंत कोई चुनाव भी नहीं है, तुरंत फिर यात्रा पे निकलना नहीं चाहते। लेकिन आप जान रहे हैं कि अभी 5 महीने फिर चुनाव आ रहे हैं धड़ाधड़। आपके पास महाराष्ट्र जैसे स्टेट का चुनाव आ रहा है। तो अब वो करें क्या? तो अब वो लगातार कुछ बोल रहे हैं, और कुछ बोल रहे हैं, तो चूंकि इतिहास गवाह है कि मोहब्बत की दुकान से आज तक कोई कंस्ट्रक्टिव बात तो निकली नहीं। जब निकली डिस्ट्रक्टिव निकली। तो वो डिस्ट्रक्टिव बातें निकल रही। कभी वो भाषा के आधार पर तोड़ने की बात कहते हैं, कभी क्षेत्र के आधार पर तोड़ने की। आप ये कह रहे हैं तुम्हें इडली डोसा नहीं खाने देंगे, ये बात कह के उन्होंने अपनी बात हल्की कर ली। तो एक बड़ा विचित्र सा माहौल है। अब आप नेता विपक्ष इतना इंपॉर्टेंट पद है, आप उस पर बैठेंगे तो आपको जिस ईडी को आप गाली देते हैं उसका डायरेक्टर तय करने का आपको सुविधा मिलेगी, जिस सीबीआई को आप गाली देते हैं उसका डायरेक्टर तय करने की आपको सुविधा मिलेगी, जिस चुनाव आयोग को आप गाली देते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, तो चुनाव आयुक्त तय करने की आपको सुविधा मिलेगी। आपके बगैर ये काम हो नहीं पाएंगे। पर नहीं, वो नहीं करना है, तो घूम घूम के कुछ कुछ उनको बोलना है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। चूंकि अब 99 सीट, चूंकि एकदम से उनकी सीटें तकरीबन डबल हो गई, तकरीबन दुगनी हो गई। वो अलग बात है कि लगातार तीसरा चुनाव है जब कांग्रेस 3 फिगर नहीं छू पाई, लगातार तीसरा चुनाव 2 फिगर में रह गए, और 3 चुनाव मिलके उनके 240 सीट नहीं होती है। आप देखिए ना, इन सबको देखते हुए लेकिन उनको लोगों ने चढ़ा रखा है कि साहब इस देश की, इस दुनिया की और मानवता की आप आखिरी उम्मीद है, वो अपना बोले जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कोई कंस्ट्रक्टिव बात राहुल गांधी ने कभी कही हो, मुझे एक एग्जाम्पल दे दिया जाए। कोविड जैसे काल में ये कहते हैं, जब कोविड जब महामारी का काल था, वहां भी उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। पाकिस्तान से जंग हो रही, उसमें भी उल्टा बोल रहे हैं। चीन से तनाव हो रहा है, उसमें भी उल्टा बोल रहे हैं। चुनाव में तो चलिए सभी लोग बोलते हैं, तो हर समय उल्टा बोलते हैं। तो इनके साथ अगर ये मुंह खोलेंगे तो यही बोलेंगे, इसको आप जाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से लौटे। अब जाहिर है पार्टी नेताओं को, पदाधिकारियों को, मंत्रियों को, सबको, विदेश मंत्री को भी ये हिदायत वहां से आ गई होगी, प्लेन से ही आ गई होगी कि हवाई अड्डे पर पहुंचने की और मजमा लगाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का एक फोटो भी आया है, एक वीडियो भी आया है जब वो प्लेन से नीचे आ रहे हैं, और जरा देखिए
सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। सोचिए जरा, गुलदस्ते वाले नड्डा जी भी कट लिए। दूसरा ट्वीट देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, एनडीए सरकार गलती से बनी हुई है, मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, ये अल्पमत सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। अब इनसे कौन पूछे नरसिम्हा राव की सरकार क्या थी, कितनी सीटें आई थी? 232 सीटें आई थी। मनमोहन सिंह की सरकार जब 2004 में बनी थी, कांग्रेस की केवल 145 सीटें आई थी। फिर 2009 में जब बनी थी तो कांग्रेस की केवल 206 सीटें आई थी। तो वो अल्पमत सरकारें नहीं थी। 240 सीटें जिस पार्टी की आई हैं और एनडीए की मिलाकर के जिसको अब 300 से ऊपर लोकसभा सदस्यों का बहुमत हासिल है, समर्थन हासिल है, वो कभी भी गिर जाएगी। इस तरह की चीजें, इस तरह के फ्रस्ट्रेशंस क्यों निकल रहे हैं इनके? फिर वही बात है, क्या करें क्या करें। मतलब आप सोचें, दो ही चीजें संभव हैं। एक देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में जो कुछ सही गलत जो कुछ कहना होता है ये आपस में निपट लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब एक पक्ष चुनाव हार जाता है, दूसरा पक्ष सरकार बनाता है और सामने ऑपोजिशन बैठती है और जो कि कहती है सब मुद्दों के आधारित पे हम आपको समर्थन देंगे, आपका विरोध करेंगे, जो मुद्दा हमें सही लगेगा, और जो राष्ट्रहित के मुद्दे होंगे उसमें समर्थन भी करेंगे। एक मुद्दा बताइए साहब, तो 370 पे इन्होंने समर्थन नहीं किया, इन्होंने किसी चीज पे समर्थन नहीं किया। इन्होंने चीन से झगड़े समर्थन नहीं, इन्होंने पाकिस्तान से झगड़े समर्थन, इन्होंने पाकिस्तान से हमारे यहाँ बम ब्लास्ट होता है कहते मोदी साहब खुद करा रहे हैं, हम पाकिस्तान के बम गिरा कहते कहते सबूत दिखाओ। तो ये तो आप बताएं ना, आप इसको कंपेयर करें इससे। अटल बिहारी ने कैसे 1971 के युद्ध के दौरान इंदिरा जी को समर्थन दिया था। अटल बिहारी ने जब 2004 का चुनाव हारा तो कैसे उन्होंने एक लाइन में कहा कि मुझे जनता का समर्थन नहीं मिला है, मैं रिजाइन कर रहा हूं। ना ईवीएम का चर्चा ना। अटल बिहारी केवल 105 सीट जीत पाने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्री के पास गुलदस्ता लेके पहुंच गए, बधाई देने पहुंच गए। ये कहा चुनाव खत्म हो गया, गालियां बंद ही नहीं हो रही, कुछ ना कुछ कहे ही चले जा रहे। मतलब मुझे मतलब कभी बहुत सोचता हूँ तो यही लगता है कि और इनके पास, भाई आपके पास दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प ये है कि आप बैठे और सरकार को मुद्दे के आधार पे घेरे और मुद्दे के आधार पे समर्थन दें, राष्ट्रहित में दोनों लोग आगे ले जाने की बात करें। तो यही तो बात है, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि भाई सत्ता हो या विपक्ष, दोनों लोग देश का हित चाहते हैं। पर अब तो बहुत बड़ा सवाल ही क्या आप सच में देश का हित चाहते हैं? अभी तक तो आपने देश का ही, मोदी का नहीं, भाजपा का नहीं, आपने देश का विरोध किया। आपने पाकिस्तान के मुद्दे पे देश का विरोध किया। आपकी स्पीचेस को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोट किया जाता है, आपकी स्पीचेस को चाइना के मीडिया में, पाकिस्तान की मीडिया में कोट किया जाता है। आप जाके विदेशों में जाके एक देश को गाली दे के आते हैं। वही काम खड़गे कर रहे हैं, वही काम खड़गे कर रहे हैं, वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? वही एक, भाई इनके पास दूसरा विकल्प ये है कि एक सकारात्मक पहल करें, और आप मुझे 10 साल में एक सकारात्मक पहल बता दें और मैं मान लूं। लेकिन ये तो ऐसे लोगों को खुला घूमने की छूट देते रहे हैं जिन्होंने देश को बांटने की हरकतें की थी। ये अरुंधति राय का भाषण सुन लीजिए। From the moment it became a sovereign nation, from the moment it shook off the shackles of colonialism, it became a colonial state. And it has waged war since 1947 in Kashmir, Manipur, Nagaland, Mizoram, Telangana, Punjab, Kashmir, Goa, Hyderabad. If you look at it, it's like a state that has been perpetually at war, and a military war, and deploying the army against its own people. The state of Pakistan has not deployed its army against its own people in the way the democratic Indian state has. And if you look at who are these people that the Indian state chose to fight,
In all the northeastern states, there were tribal people. In Kashmir, it was the Muslims. In Telangana, it was the tribal people. In Hyderabad, it was the Muslims. In Goa, it's the Christians. In Punjab, it's the Sikhs. So you see this sort of upper caste Hindu state perpetually at war. अनुपम जी, ये चीजें क्या शो करती हैं? हालांकि मुझे इस पर भी ताज्जुब है कि 2010-11 में ये सब हुआ। वही आप और 2010 की स्पीच को 10 साल क्यों लगे गवर्नर को सैंक्शन देने में? बिल्कुल। और तो कांग्रेस तो चलिए इन लोग को सपोर्ट करती है, इन लोग को प्रमोट करती है, पर आप तो इन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़के सत्ता में आए थे, आप क्यों चुप थे? अब वो कह सकते हैं कि कुछ लोगों के खिलाफ तो हमने कार्रवाई की, यासीन मलिक को तो उठा करके जेल में डाला, जिनसे मनमोहन सिंह हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में। यासीन मलिक का एक फोटो आपको इन मैडम के साथ भी मिल जाएगा जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो भी बड़ा चर्चित चित्र है। लेकिन सवाल ये कि अगर 10 साल तक, देखिए दिक्कत कहाँ आती है ओंकार जी, आज जब आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने चलते हैं, देखिए पब्लिक परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है ओंकार जी। केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया, केजरीवाल दौड़ के पहुंच गया, बयान देके चले आए, बात खत्म हो गई। केजरीवाल को ईडी ने बुलाया, 1 सम्मन, 2 सम्मन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप जा ही नहीं रहते। तो पब्लिक के दिमाग में ये बात है कि आपके पास छुपाने के लिए कुछ है, और आपकी गिरफ्तारी हुई तो एक आदमी नहीं निकला आपके लिए। जब आपने कहा कि साहब वोट डालो तो मैं निकल आऊंगा, तो लोगों ने वोट भी नहीं दिए। इसी तरह आज जब आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो पब्लिक परसेप्शन ये है कि अगर करनी थी तो 10 साल पहले क्यों नहीं की, इंतजार क्या किया? और दूसरी बात, अगर नहीं करी तो अब क्या मजबूरी है जो कर रहे हैं? तो भाई भाजपा को भी अपना टाइमलाइन ठीक करना पड़ेगा ओंकार जी, इसको आप मान कर चले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक दूसरे विषय पर आते हैं साहब, जरा राहुल गांधी की बहन जी का एक वीडियो सुनते हैं। वीडियो क्या सुनते हैं, एक भाषण है चुनाव के दौरान का। देख रहे हैं कि खेती और किसानी से कमाना मुश्किल हो गया है, कोई सुविधा नहीं मिलती सरकार से, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। और साइकिल पर एक बार राहुल गांधी को भी हमने देखा था, गैस सिलेंडर का और ईंधन का एक फोटो लगा करके आगे साइकिल यात्रा कर रहे हैं। और आज क्या हुआ है साहब, आज कर्नाटक सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो जब बढ़ाएगी तब बढ़ाएगी, पर लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। अब ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, और जिस समय केजरीवाल ये बात कहते थे, कांग्रेस ये बात कहती थी, हकीकत है कि केजरीवाल सबसे ज्यादा टैक्स ले रहे थे। लेकिन फिर वही बात है कि एक चीज जो सामने आ रही है, भाजपा खुल के मुखर रूप से इनके झूठों को बेनकाब पर्दाफाश नहीं कर पाती। वो झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है केजरीवाल, राहुल गांधी, और वो अपनी बात को कह ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह एक्सपेक्टेड है, अमित मालवीय के बस का नहीं है, आईटी सेल के बस का नहीं है। किसी बड़े नेता को सामने हर बात, उन्होंने कहा महंगाई बढ़ गई, आपका एक नेता खड़ा होकर नहीं बोला कि साहब वर्ल्ड बैंक की, IMF की रिपोर्ट देख लें, महंगाई रिकॉर्ड लोअर स्तर पे, मनमोहन सिंह के जमाने का 1/3। उन्होंने कहा बेरोजगारी बढ़ गई, आपने बात, उन्होंने कहा मतलब उन्होंने कहा योगी को हटा रहे हैं, आपने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी बोलते चले जा रहे, ठीक है एक आध मामले में मुकदमे भी हुए, राहुल गांधी ने माफी भी मांगी 2-2 बार कोर्ट में, जमानत पे भी है, पर हकीकत करा की जाइए। जितनी बार शख्स झूठ बोले, जितनी बार मुंह खोले, जितने झूठ बोले, उतने मुकदमे कराइए। देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। एक पैटर्न बनाइए, पैटर्न बनाइए। आपने एक एडिटेड क्लिप चलाई आलू से सोना की, और लोगों ने पप्पू मान लिया। यहां तो सच है भाई, हर मुद्दे पे एक मुकदमा कीजिए, हर मुद्दे पे एक मुकदमा कीजिए। अमित मालवीय पे इतना बड़ा आरोप लगा, इतना बड़ा आरोप लगा, क्या किया आपने? सुप्रिया श्रीनेत ने उस पर इतना भाषण दिया,
पवन खेड़ा ने इतना, आपने किसको स्यू किया? आपने स्यू किया उस पुराने अपने वर्कर को। अरे सुप्रिया श्री ने तो पवन खेड़ा को, देखिए अभी रजत शर्मा को इन्होंने, आपने गलत कहा, आज देखिए हाईकोर्ट ने कह दिया कि सुप्रिया शीनेत और पवन खेड़ा और एक तीसरी कोई और है कांग्रेस, ये तीनों अपने अपने वीडियो हटाएं, क्योंकि रजत शर्मा ने कुछ गलत नहीं किया। ये देखिए, तो आखिर एक रजत शर्मा ने एक ही सिटिंग में पानी पिला दिया कि नहीं पिला दिया, आप बताइए। जितनी बकैती हो रही। हाँ, जयराम रमेश, आप देखिए, जयराम रमेश जैसे आदमी को एक सिटिंग में पानी पिला दिया। आप क्यों नहीं करते भाई? आप क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा, आप क्यों नहीं बार बार उनको पकड़ना है? ये काम उनको झूठा साबित करने के नाम ओंकार जी का काम और अनुपम मिश्रा का काम नहीं है। सूचना प्रसारण मंत्री किस लिए आपके पास? वो बाहर आए कहें आपके। एक चीज और मुझे लगता है साहब, आपने रेल मंत्री को सूचना प्रसारण दे दिया चल, पर ये एक चीज है, मुझे एकदम, मैं मोदी सरकार से एकदम मेरा खिलाफ इस पे भाई, इसमें आपको एक फुल टाइमर लगाना चाहिए था, समवन लाइक शहजाद पुणे वाला, इस टाइप का एक आदमी लगाना चाहिए था, जो लगातार आप पे अटैक भी करता और लगातार आप पे मुकदमे भी लिखाता। आप बताएं, उनके पास कपिल सिब्बल और वो अभिषेक मनु सिंह भी 24 घंटे कोर्ट में खड़े रहते हैं, कोई काम ही नहीं सिवाय इसके कि कांग्रेस की मुकदमा करें। आपके वकील कहां गए? रविशंकर प्रसाद को आखिरी बार हमने कोर्ट में कब देखा? अरुण जेटली चले गए, हाँ, रविशंकर प्रसाद को, आपके पास भी तो वकील है, आपने उसको कब यूज किया? आपके आदमी क्यों नहीं कोर्ट में आते? आज राहुल गांधी अगर जमानत में है तो वो सुब्रमण्यम स्वामी की बदौलत है, सरकार की बदौलत नहीं है। और एक बात और समझ लीजिए ओंकार जी, अब मैं थोड़ा सा कुछ कटु आलोचना भाजपा को सुननी चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि राहुल गांधी को खोले रहो, आजाद करो, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ये आप, ऐसा नहीं है। 10 साल में उसकी भी बात लोगों ने सुननी शुरू कर दी, जिसको आपने एकदम पप्पू साबित किया था इस चुनाव में, उसकी बात भी सुनी गई। आपको लगा कि अखिलेश यादव के खिलाफ कोई मुकदमा मत करो, सारे मुकदमे उनके दबा दो, क्लीन चिट दिला दो, सीबीआई से क्लीन चिट दिला दो, सुप्रीम कोर्ट में दिला दो, उसकी बात भी सुनी। ये जो आपके दिमाग में है ना कि मैंने तो हम लोगों ने इनको पप्पू बना छोड़ दिया, इनको कौन लोड लेगा। एक हमारी तरफ कहावत चलती है ओंकार जी की, रस्सी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। तो मामूली सी रस्सी भी कुएं पे निशान डाल देती है सिल पर। तो ये लोग तो दिन रात झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने संविधान बदलने वाली बात, तमाम चीजें, आखिर इन्होंने झूठ बोल के महंगाई, बेरोजगारी, संविधान, हर मुद्दे पे झूठ बोला। तो मतलब आप उसको काउंटर नहीं, आप उससे ये तक नहीं पूछ पाए कि लाल रंग की जिल्द में संविधान की कौन सी कॉपी लेके घूम रहे मियाँ? लाल रंग की जिल्द में तो चीन का संविधान है, मैंने देखा है। हिंदुस्तानी संविधान तो अमूमन नीले कलर की जिल्द में आता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कानून का सहारा भी लेना पड़ेगा और अटाकिव तरीके से इनको रिपेल भी करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि रजत शर्मा ने एक दिन में 24 घंटे में ये बात साबित कर दी। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है एक्चुअल में, एक बार जरा सुन लेते हैं ये रागिनी नायक ने क्या कहा था। मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ, और सिर्फ गाली नहीं दी। उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे। मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? मतलब एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस के मालिक को, संपादक को, एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार को चोर बता रही हैं बैठ करके और रोने का ड्रामा कर रही हैं, और एक तरीके से उनकी पूरी प्रतिष्ठा, उनका अब तक का जितना करियर था और जो उनकी छवि थी कि वो कठिन से कठिन सवाल भी मुस्कुराते हुए पूछ लेते हैं और कोई उसका बुरा भी नहीं मानता, उसकी पूरी प्रतिष्ठा को आपने एक तरीके से धूल धूसरित करने की साजिश रची और रागिनी नायक को आगे कर दिया। ये एक टेस्ट केस था कांग्रेस के लिए। ये अगर चल जाता
तो ये फिर एक एक मीडिया हाउस को इसी तरीके से टारगेट करते। वैसे तो हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से राहुल गांधी लगातार मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, चमचे चमचियां ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, राहुल गांधी जो कहते हैं उसी को वेद वाक्य मान के सब लोग वही काम करने लगते हैं। उनकी हर बात से, हर सांस से, हर हरकत से वो क्यों लेते हैं और वो जो राहुल गांधी चाहते हैं वो होता है। राहुल गांधी मीडिया को गाली दे रहे हैं, उनके साथ वाले मीडिया को गाली दे रहे हैं। सुप्रिया शिंदे देखिए मीडिया को कितनी गाली दे रही है, पर ये हर जगह है। आपने अखिलेश यादव को देखा, उन्होंने जीत के बाद एक पत्रकार, मैंने ट्वीट भी किया, एक पत्रकार को धमकी दे रहे हैं कि यार तुम ठीक से पेश आओ वरना मैं तुमको दूसरी तरीके से ठीक कर दूंगा। आपने देखा प्रियंका चतुर्वेदी को, वो टीवी पे बोल रही थी कि सरकार तो सब ठीक है, अभी मीडिया को ठीक करना है। तो सबको मीडिया को ही ठीक करना है सर, सबको मीडिया को ही ठीक करना है। और ये दुर्भाग्य है। ये पहले, अच्छा ये चुनाव के पहले ही शुरू हो गया था, जब कहा था कि हमारे एंकर्स इतने चैनल्स को बाइकआउट करेंगे। तो साहब, इसको अंग्रेजी में कहावत है शूटिंग द मैसेंजर, यानी संदेश वाहक को गोली मारना। जो संदेश वाहक आपके लिए कुछ बुरी खबर लेके आ रहा है, उसका काम है संदेशा देना, आपने उसको गोली मार दी। तो साहब, अगर मीडिया आपको बता रहा है, आपको कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप मीडिया के ही खिलाफ हो गए। अब इसको, अच्छा जीत के बाद खास तौर से राहुल गांधी ने मिसबिहेव किया, प्रियंका चतुर्वेदी ने मिसबिहेव किया, रागिनी ने मिसबिहेव किया, अखिलेश यादव ने मिसबिहेव किया, सभी लोग मिसबिहेव कर रहे हैं। तो इनका अपना एक अंदाज है। अच्छा, मिसबिहेवियर होता क्या, ये भी जान लीजिए आप। मुसलमानों को लेके हिंदुस्तानी राजनीति में बहुत दिनों से एक कहावत कही जाती है कि इफ यू आर नॉट प्रो मुस्लिम यू आर एंटी मुस्लिम, यानी अगर आप मुस्लिम परस्त नहीं हैं तो इसका मतलब आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, यानी न्यूट्रल नाम की कोई चीज नहीं है। इसी तरह ये जो कांग्रेस है, सपा, अगर मीडिया इनकी तरफ पूरी तरह इनकी चरण चुंबन ना कर रही हो तो ये मान लेते हैं हमारे खिलाफ। निष्पक्षता झेलने के मूड में ये नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। और ये आज की बात नहीं है, इनके पिताजी भी प्रेस कंट्रोल करने के लिए प्रेस बिल लाए थे, जिसपे ज्ञानी जैल सिंह ने साइन करने से मना कर दिया था। इंदिरा गांधी ने पत्रकारों को जेल भेजा, और भारत के संविधान को जिसको बदलने की बात कहते हैं, जो 100 से ज्यादा बार बदल चुका है, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वो क्या किया था जान लें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे अंकुश लगाया था। पहला संशोधन, संविधान पास होने के 6 महीने के अंदर पहला संशोधन जवाहरलाल नेहरू ने जो किया था, पहला संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है। तो नेहरू को देख ले, इंदिरा को देख ले, राजीव तो पूरा प्रेस बिल ही लेके आ गए थे। इंदिरा ने तमाम पत्रकारों को जेल में डाल दिया था, ममता डालती रहती है, अखिलेश धमकाते ही रहते हैं। तो अभी राहुल कुछ अलग थोड़ी कर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।